प्रियंका जब हड़बड़ा कर जागी तो निगाह सीधे घड़ी पर पड़ी। 7 बज गए थे। प्रिया दरवाजे के बाहर से ही गुस्साए होकर चल रही थी। मम्मी, आप अभी तक सो रही हैं? मेरे स्कूल बस आने वाली है। अभी तक ना तो मुझे नाश्ता मिला है और ना ही मेरे टिफ़िन का कुछ पता है। बेटी की आवाज़ सुनकर प्रियंका की हड़बड़ाहट और भी बढ़ गई। हमेशा तो 6 बजे उठ जाती थी, पर रात को बीजे के दोस्तों के देर तक बैठे रहने के कारण सोने में देर हो गई थी। वह तत्काल बिस्तर छोड़कर किचन की तरफ भागी। गुड मॉर्निंग प्रिया, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारा नाश्ता और टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। आज पता नहीं नींद कैसे नहीं खुली, पर रामू तो आ गया होगा। तुम उसको कहकर कम से कम अपने लिए दूध नाश्ता तो ले लेती। अरे मम्मी, रामू किचन में हो तब तो नाश्ते के लिए कहूँ। वह तो कितनी देर से ताऊ जी के कमरे में ना मालूम क्या कर रहा है। मैंने उसको आवाज़ दी तो बड़ी माँ बोली कि अभी वह उनका काम कर रहा है, कुछ देर बाद आएगा। मुंह बनाते हुए प्रिया अपना स्कूल बैग तैयार करने लगी। प्रिया नीचे पहुंची तो लगा सारे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मा जी का मूड भी खराब लग रहा था। उसको देखते ही पास में अखबार पढ़ते हुए बाबूजी को संबोधित करते हुए बोली, आजकल क्या ज़माना आ गया है। पहले तो रात को 12 बजे तक टीवी देखेंगे या दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर सुबह समय पर उठा नहीं जाता। क्या हाल करके रखा है घर का। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे ज़माने में मजाल नहीं थी कि इतनी देर तक सोते रहे। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक चाय नाश्ते का सारा काम निपटा देते थे। अब तो हालत ये है कि सुबह समय पर चाय भी नसीब नहीं होती। क्या करें, लाचारी है। पाँव में इतना दर्द रहता है कि उठा नहीं जाता, वरना चाय के लिए इतनी देर तक इंतज़ार क्यों करना पड़ता। अखबार पढ़ते पढ़ते ही उसके ससुर जी बोले, सुबह सुबह भाषण देना बंद करो। आज प्रियंका को उठने में कुछ देर क्या हो गई, तो इतना बवंडर खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी दूसरी 2 बहुएं भी तो हैं, उनको कहकर चाय बनवा लेती या रामू को आवाज़ दे देती। प्रियंका बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में जाकर दूध चाय की तैयारी करने लगी। प्रियंका का दूध उसने ठंडा करके गिलास में डाला और अम्मा बाबूजी की चाय तैयार कर उनको हॉल में दे दी। प्रिया के टिफ़िन के लिए 2 आलू के परांठे बनाकर रख दिए। इसी बीच बड़े भैया भी तैयार होकर नीचे आ गए। आते ही आवाज़ लगाई, मेरा नाश्ता दूध लेकर आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। बड़े भैया को नाश्ता पकड़ा के वह फिर से रसोई में आ गई और सोच रही थी कि इस घर में सबसे फालतू तो वही है, बाकी तो सब कामकाजी हैं। घर में उसके अलावा 2 बहुएं और भी हैं, पर वह वर्किंग वूमेन है। उनके किसी प्रकार की सहायता क्यों पेशा करना उचित नहीं समझा जाता। बड़ी भाभी लेक्चरर हैं, उनको तो अपने कॉलेज और ट्यूशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 8:30 बजे तक तैयार होकर आराम से नीचे उतरती हैं। भाभी के बच्चों का टिफ़िन नाश्ता हमेशा वही तैयार करती है। इसी बीच राजीव और सुमन भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। सुमन राजू के साथ ही ऑफिस जाती है। सुमन एक तो घर की छोटी बहू, ऊपर से बड़े बाप की बेटी, उससे तो कोई उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है। वैसे भी माँ जी का छोटे बेटे और बहू के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। घर के सदस्यों की चाय नाश्ते और टिफ़िन पैक करते करते 10 बज जाते हैं। इसी बीच विजय की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाती रहती है। कभी उनके कपड़े नहीं मिलते तो कभी कोई ज़रूरी कागज़ या फाइल इधर उधर हो जाती है, जिसको ढूंढने में ही बहुत समय लग जाता है। विजय भी पूरी तरह उस पर निर्भर है। अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं नहीं कर सकते। विजय को खाना खिलाकर ज़रा फ्री होती तब तक 10:30 बज चुके होते, क्योंकि घर की दोनों बहुएं घर से बाहर रहती, अतः घर के सारे साफ सफाई और देख रेख की जिम्मेदारी भी इसकी होती। वह सारे घर के कपड़े एकत्रित करते, वॉशिंग मशीन में डालते। जब रामू बाबूजी के साथ बाजार के छोटे मोटे काम करके और सब्जी लेकर वापस आता तो उसके साथ मिलकर वह कपड़े सुखाने के लिए डालती।
इसी बीच उसे स्वयं भी नहा धोकर तैयार होकर पुनः रसोई में आना होता। बाबूजी अम्मा जी को ठीक 12 बजे तक खाना चाहिए। उनका खाना खिलाकर उठती तो अब तक बच्चे स्कूल से आ जाते। सबको खाना खिलाते खिलाते दोपहर के 2 बजते। वह सारा समय घर गृहस्थी में लगी रहती कि जान एक कर देती, फिर भी किसी को संतुष्टि नहीं कर पाती। कभी उसके काम का अंत नहीं होता। उल्टे मौके बेमौके सबसे यही सुनने को मिलता, इतना क्या काम है, घर में फुल टाइम नौकर काम वाली आती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। इस पर भी कोई सारे समय अपने को व्यस्त दिखाने का ढोंग करे तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बहुएं बाहर थक कर आती हैं तो भी अपना काम तो वही करती हैं। एक तरफ इस घर की अपेक्षा और दूसरी तरफ प्रिया को शिकायत, मम्मी आप सारे समय किचन और घर के कामों में लगी रहती हैं, कभी मेरे ऊपर भी तो ध्यान दे दिया करो। बड़ी माँ और चाची बाहर का काम करने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए शाम को समय निकालती हैं। वह अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी जाती हैं। और एक मैं हूँ, मेरी मम्मी के पास मेरे लिए कभी समय नहीं रहता। राहुल भैया, पिंकी दीदी और अतुल सब अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिक्चर देखने तो कभी बाहर कहीं घूमने जाकर मौज मस्ती करते हैं। मैं जब भी आपको बाहर चलने को कहती हूँ तो आपको घर का कोई काम याद आ जाता है। इधर विजय भी एक और उसे अपेक्षा रखते हैं कि घर की दोनों बहुएं जब घर से बाहर रहती हैं तो कम से कम वह तो घर को संभाले। अब अम्मा जी की उम्र थोड़ी ही गृहस्थी संभालने की है, फिर विजय उसे यह पेशा भी रखते हैं कि वह रात को उनके साथ उनके मित्रों से मिलने जुलने भी जाए। वह समझ नहीं पाती कि वह विजय को कैसे समझाए कि वह भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं जो लगातार चलती रहे। जब अपनी बेटी और अपने पति को ही वह संतुष्ट नहीं कर पाती तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखे। कभी कभी मन में हीन भावना आने लगती कि उसने अपनी हाउसवाइफ की जैसे इमेज बना ली है। उसे स्वयं विश्वास नहीं होता कि वह शादी से पहले वाली ही प्रियंका है जो अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी और उसकी गणना बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट लड़कियों में होती थी। वह स्वयं एक करियर माइंडेड लड़की थी, पर विजय की खुशियों के लिए ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजने से उसकी तंत्र भंग हो गई। फ़ोन उसकी बड़ी ननद वंदना जीजी का था। जीजी ने जब बताया कि जीजा जी अपने किसी काम से 1 हफ्ते के लिए मुंबई जा रहे हैं, तब जीजी ने भी इसी बीच राखी के अवसर पर पीहर आने का प्रोग्राम बना लिया। वह बहन भाइयों में सबसे बड़ी और सबसे संपन्न होने के कारण घर में आज भी अपना विशेष स्थान है। सभी सदस्य उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। उसे स्वयं भी लगता है कि इस घर में एक वंदना जीजी ही है जो उसको भी बहन सा प्यार देती है। वह अम्मा बाबूजी को जीजा जी के आने का समाचार सुनाने चली जाती है। दूसरे दिन जीजी के आते ही घर में अच्छी खासी चहल पहल हो गई थी। घर के सब सदस्य उनको घेर कर बैठ गए थे। उसने जीजी की पसंद का खाना बनाया था, गाजर का हलवा, समोसे, मटर पनीर, बरबा बैंगन, दम आलू, दही बड़े, पुलाव आदि। जीजी अपनी पसंद की इतनी चीज़ देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी ओर देखते हुए बोली, भाभी कमाल है, तुमने तो मेरी पसंद की सारी चीज़ एक साथ ही बना दी। फिर एक एक व्यंजन खाते खाते तारीफ़ों के पुल बांधती गई। अम्मा जी अपनी आदत अनुसार उसके खाने में जैसे ही कोई निशुल्क निकालना शुरू किया कि तभी दूसरे सदस्यों को भी जैसे मौका मिल गया। किसी को सब्जी में नमक ज़्यादा लग रहा था तो किसी को दही बड़े सख्त लग रहे थे। सबकी आलोचना सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी ने उसके आंसुओं को देख लिया था। विजय को संबोधित करते हुए और दूसरे सदस्यों को अप्रत्यक्ष सुनते हुए बोल पड़ी, तुम लोग बेमतलब खाने में नुक्स निकाल रहे हो। एक तो इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है, उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसमें खामियां निकालना बहुत गलत बात है। फिर अम्मा जी से बोली, माँ आप इस उम्र में खाने पीने का इतना विचार करती हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, फिर भी अन्न का इतना अनादर करना क्या उचित है। उनकी बातें सुनकर सब एकदम चुप हो गए।
एक दिन बड़ी भाभी और सुमन भी बहुत उत्साह और गर्व से अपने कॉलेज और ऑफिस की बातें बता रही थी। दोनों के पति भी अपनी पत्नियों की तारीफ में प्रशंसा के फूल बांध रहे थे। बड़े भैया कह रहे थे, जीजी सुबह सारे समय इतनी व्यस्त रहती है, इतनी मेहनत करती है कि इसने अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। पूरे कॉलेज में इसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। कॉलेज के साथ साथ घर में भी बच्चों और सारे कामों को करती रहती है। यह इसी की बात है। बड़े भैया की बात सुनकर छोटा भाई विकास कैसे पीछे रहता, वह भी सुमन की प्रशंसा करने लगा। जीजी जब से सुमन ऑफिस में मेरे हाथ बढ़ाने लगी है, मैं ऑफिस के प्रोडक्शन का काम देखता हूँ और यह मार्केटिंग जानती है। सच जीजी, किसी प्रोफेशनल करियर माइंडेड लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का मेरा निर्णय बहुत सही रहा। फिर एक नज़र उसकी ओर देखकर धनात्मक स्वर में बोला, विजय भैया की बातों में आकर मैं भी प्रियंका भाभी जैसी सीधी सादी लड़की ले आता तो कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। राजू की बात पर जिज्जी को छोड़कर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सबके सामने उसका इतना अपमान होने पर भी विजय चुप थे। उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह सबके सामने यह स्वीकार कर पाएं कि उनकी इच्छा के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व स्वीकार किया था। अम्मा जी भी क्यों चुप रहती, वह भी बोल पड़ी, भाई आज तो ज़माना ही ऐसा आ गया है कि पति पत्नी दोनों काम करें तब गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। फिर आजकल की लड़कियां भी पढ़ लिख कर हर मामले में लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो गई हैं। वह घर में क्यों बैठे, मैं तो इसलिए शोभा और सुमन को बाहर काम करने की छूट दे दी थी। यदि प्रियंका भी चाहती तो इन दोनों की तरह नौकरी और व्यवसाय कर सकती थी, पर इसकी स्वयं की ही बाहर निकलने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं। उसका स्वाभिमान आज उसके सामने अपने मन की बात कहने को बार बार झड़क रहा था। वह कुछ भी कहती उससे पहले ही जिज्जी की आवाज़ गरज उठी, अम्मा आज सबने उपलब्धियां अपने कामों के विषय में बताना सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी है कि बड़ी भाभी तथा छोटी भाभी दोनों अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम सभी उनकी सफलताओं को दिल से स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही उनकी उपलब्धियां पर हमें गर्व भी है। पर आप सबने कभी यह सोचने को भी कष्ट किया है कि आज यह घर सुचारू रूप से जिस तरह चल रहा है उसके पीछे किसका हाथ और निस्वार्थ संपन्न लगा है। इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जो चुपचाप मोहन भाव से सारे दिल सबकी जरूरत को पूरा करने ही लगा रहता है। क्या आप सब में से एक व्यक्ति ने भी उसकी भूमिका को बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया है? हाँ, मैं प्रियंका की ही बात कर रही हूँ। इतना बड़ा घर परिवार केवल नौकर चाकर के भरोसे नहीं चला। किसी न किसी सदस्य को अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना होता है। मैं नहीं कहती कि शोभा या सुमन भाभी घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती हैं, पर मेरे हिसाब से प्रियंका का जो स्थान है इस घर में वह आपकी दोनों बहुओं का नहीं है। और प्रियंका ने अगर किसी दिन अपने कार्य से मुंह मोड़ लिया ना तो आपका घर उसी दिन तितर बितर हो जाएगा। इसीलिए इस घर की सबसे मुख्य सदस्य प्रियंका भाभी है, जिसने अकेले के दम पर पूरे घर को संभाले रखा है। और सही मायने में वह एक वर्किंग वूमेन है जो बिना किसी सैलरी के वर्क कर रही है। आपकी इन सैलरी लेने वाली बहुओं से कहीं ज़्यादा बड़ा है उसका दिल, जो अपने साथ साथ उनके परिवारों को भी संभाल रही है। वह भी बिना किसी जुबानी के, लेकिन फिर भी उसके पति और उसकी सास को उसकी कोई कदर नहीं, बल्कि वह दोनों खुद घर के बाकी लोगों के साथ मिलकर उसका अपमान करने में लगे रहते हैं। प्रियंका, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम बस एक दिन भर अपने बेडरूम में पड़ी रहो, इन सबको इनकी औकात पता चल जाएगी और तुम्हारी कदर करनी भी आ जाएगी। लेकिन इनमें इनकी नहीं, तुम्हारी खुद की भी गलती है। जब तुम खुद अपनी कदर नहीं करोगी तो कोई और तुम्हारी कदर क्यों करेगा। जिज्जी की बातें सुनकर सबकी नज़रें झुक गई थी, पर किसी में इतनी साहस नहीं थी कि उनकी बात का प्रतिवाद करता। बड़ी भाभी और सुमन का भी तो मूड ऑफ हो गया था। बड़े भैया और
राजू के चेहरे पर भी रोज के मिले जुले भाव थे। अम्मा जी और प्रियंका के पति को अपनी भूल का पश्चाताप होने का एहसास जरूर था और उसने आज घर में अपना एक फैसला सुनाया। मेरी पत्नी इस घर की नौकर नहीं है, वह सिर्फ अम्मा बाबूजी, मेरा और अपने बच्चों का काम करेगी। बाकी सब अपना अपना परिवार खुद देख लें। मेरी गलती है कि मैं आज तक अपनी पत्नी की कदर नहीं की, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बेइज्जती करके निकल जाता है। अब और नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी होती है अपना परिवार संभालने की। मेरी पत्नी ने सबका परिवार संभालने का ठेका नहीं ले रखा है और इसके बाद उसके बकवास सुनने का भी इस घर में बस माँ बाबूजी के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी हम सबसे जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी मानता हूँ। बाकी सब अपना अपना देख लो। प्रियंका, मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना और अपने हाथ में सम्मान से कभी समझौता मत करना। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ आगे से हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा।